नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बातचीत आगे बढ़ाऊं उससे पहले आपसे आग्रह रहेगा कि मतांतर का आर्थिक सहयोग करिए। डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां जाइए और जो मुमकिन हो सके वो सहयोग करिए। फिर थैंक्स का भी एक ऑप्शन है, वहां भी आप जा सकते हैं और मेंबरशिप ले सकते हैं ज्वाइन बटन के जरिए। यानी जो भी जरिया हो, आप मतांतर का सहयोग जरूर करिए। अब बात उस हार की करने जा रहा हूं जिसकी आदत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डाल लेनी चाहिए। क्योंकि जो कुछ सदन में हुआ उससे इतना तो तय मान लीजिए कि अब इनके लिए कुछ बचा नहीं है सिवाय इसके कि या तो मार्गदर्शक मंडल का हिस्सा बन जाए या राजनीतिक वनवास की ओर निकल जाए। और यह कहानी सिर्फ इनकी नहीं है, अमित शाह के लिए भी यही लागू होती है कि इन दोनों लोगों को अब कायदे से ये मान लेना चाहिए कि इनके बस का अब नहीं रह गया है। आपको लगा कि क्या बात कर रहे हैं, तो असल में वही कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्योंकि जिस तरह का खेल नरेंद्र मोदी और अमित शाह खेल रहे हैं वो जाहिर तौर पर अब दिखाई देने लगा है लोगों को कि किस तरीके से विमर्श के खेल में पूरा एक तरह से कहा जाए कि सियासी गुड़ाभाग हो रहा है। अब वो क्या विमर्श का खेल है उसे बताऊंगा और साथ ही ये भी समझाने की कोशिश करूंगा कि क्यों इनके दिन जो है अब लदने वाले हैं। पहले तो विमर्श पर आते हैं। जो आप सबसे बड़ी चीज देखिए कि अगर सरकार कोई भी बिल पास कराना चाहती है तो उसके लिए बाकायदे ये लोग मेहनत करते हैं। मेहनत यानी सीधे सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कमांड ले लेते हैं कि अब हमें इसको पास कराना है और फिर विपक्ष के तमाम नेताओं से मेलजोल बढ़ जाता है। आपको ध्यान होगा कि कैसे 2019 में ये 370 वाला मामला साफ किया गया था। उसमें बड़ा सियासी गुड़ाभाग किया गया था और उस गुड़ाभाग के जरिए उसे राज्यसभा से पास करा लिया गया था, जबकि उस समय राज्यसभा में बीजेपी के पास उतना बड़ा संख्या बल नहीं था। सवाल यह है कि अब की बार उस तरह का रणनीतिक दांव क्यों नहीं चला गया। इसलिए नहीं चला गया क्योंकि बीजेपी चाहती ही नहीं थी कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम में जो वो संशोधन चाहते हैं वो संशोधन हो। यह सिर्फ मामला विमर्श तक का था। इसीलिए आप देखिए कोई खास कवायद नहीं की गई। यह हुआ कि इसको पेश किया जाएगा, विपक्ष इसका विरोध करेगा और फिर उन्हें जो है एक बहाना मिल जाएगा ये कहने के लिए कि साहब देखिए हमने जो है कोशिश की थी आधी आबादी को उनका हक देने के लिए, लेकिन ये विपक्ष वाले तो साथ ही नहीं आए। प्रश्न यह है कि इस तरह के विमर्श में जाने की बजाय भाजपा को सीधे सीधे कठोर कदम उठाना चाहिए और अपनी पार्टी के भीतर उस 33% आरक्षण को लागू कर देना चाहिए। यह सीधे तौर पर विपक्ष के गाल पर तमाचा होगा। भाई आप अपने संगठन में 33% हिस्सेदारी तय कर दीजिए आधी आबादी की, और जो मंत्रिमंडल है केंद्र सरकार का उसमें 33% हिस्सेदारी तय कर दे कि साहब जितने मंत्री हैं उनमें जो है 33% महिला मंत्री होंगी। इसके बाद तो विपक्ष के पास बचेगा क्या। लेकिन नहीं, मसला यहां हिस्सेदारी से बड़ा विमर्श का है और उस विमर्श के खेल में बीजेपी को लगा कि साहब वो सबको पीछे छोड़ देगी। लेकिन मामला इतना सहज हुआ नहीं, सदन के पटल पर वो फंस गए। फंसने की दो वजह है। पहला तो ये जो हमने आपको बताया कि साहब अगर वाकई में गंभीर होते तो इसके लिए पूरा विमर्श होता और फिर बाकायदे एक आम राय बनाई जाती और उस आम राय के सहारे जो ये संशोधन चाह रहे थे वो पास हो जाता। भाई 2023 में तो पास ही हुआ ना, तभी तो इसे नारी शक्ति बंधन अधिनियम कहा जा रहा है। तो अब सवाल यह है कि इस बार पास क्यों नहीं हुआ और बीजेपी ने उस बाबत कवायद क्यों नहीं की। देखिए कवायद इसलिए नहीं की क्योंकि वो सीधे सीधे नैरेटिव वाले मसला था। उसमें पास क्यों नहीं हुआ, उसमें सीधी सी बात है कि विपक्ष का यह कहना है कि हमने तो 2023 में इसको पास कर दिया था। अभी विरोध का कारण यह है कि जो सरकार है वो 2011 के सेंसस के लिहाज से आरक्षण जो है वो लागू करना चाहती है और विपक्ष का कहना है कि 2011 के लिहाज से आप क्यों करेंगे, आप इसे 2026
आप डिलिमिटेशन करा ही रहे हैं, तो जब परिसीमन हो जाए तो उस परिसीमन के लिहाज से आप इसको लागू करिए, और अगर लागू करना ही चाहते हैं तो अभी लागू करिए इस 543 वाली सदस्य संख्या, इसके लिहाज से ये जो चीजें हैं। तो कुल मिलाकर इस मसले में ये लोग जो विमर्श खड़ा करना चाह रहे थे, वो आप एक तरह से कहें कि अपने ही विमर्श में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए, ये बड़ी चीज है। इस तरीके का जो खेल है, इस तरीके का जो गुड़ा भाग है, वो किसी भी राजनीतिक दल को रसातल में ले जाने के लिए पर्याप्त है। क्योंकि ये देखिए, ये मानने की कोई वजह नहीं है ना कि साहब आप चाह रहे हैं और वो बिल पास नहीं हो पा रहा है। यानी ये एक पूरी तरीके से कहा जाए कि मसला विमर्श वाला है कि कैसे विमर्श खड़ा किया जाए, और चूंकि चुनाव है तो उन चुनावों में उस विमर्श का लाभ लिया जाए। और उसमें भी बड़ी चीज ये देखिए, खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सदन के पटल पर कहा कि साहब इसका सबसे बड़ा विरोध कांग्रेस कर रही है। कुल मिलाकर बीजेपी की एक और स्ट्रेटजी है कि साहब किसी भी तरीके से ये बताना जरूरी है कि देखिए सब कुछ कांग्रेस कर रही है। उसका कारण है पश्चिम बंगाल का चुनाव। देखिए, पश्चिम बंगाल में बीजेपी तभी कुछ कर पाएगी जब आप ये कहें कि वहां कांग्रेस लड़े। कांग्रेस को मुख्य जो है, एक तरह से कहा जाए कि विपक्ष दिखाने की एक वजह यह भी है कि जहां जहां बीजेपी का सामना क्षेत्रीय छत्रपों से हुआ है, वहां वहां बीजेपी के लिए राह बड़ी कठिन हो गई है। और ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ अपवाद उत्तर प्रदेश है और उसकी वजह सिर्फ योगी आदित्यनाथ है। तो कहना यह है कि जो विमर्श की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस विमर्श की लड़ाई में एक तो यहां औंधे मुंह गिर पड़े, और इस औंधे मुंह गिरने का एक बड़ा कारण आप देखिए यूजीसी भी है। देखिए क्या है ना कि यूजीसी की जो नाराजगी है, उस नाराजगी से इनको लगा कि चलिए ठीक है, उसको लेकर जो कुछ डैमेज कंट्रोल किया जाए, जो कुछ डैमेज हुआ उसको कंट्रोल करना पड़ेगा ना, तो कंट्रोल करने के लिए ये ले आते हैं। अब ये तो आ गया साहब, लेकिन इससे जो ये चाह रहे थे, जो अपेक्षा कर रहे थे, क्या वो वाकई में इनको हासिल होने जा रहा है? साहब ऐसा दिख नहीं रहा है। क्योंकि देखिए 12 साल से लोग भाजपा को देख रहे हैं, और भाजपा से भी ज्यादा बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नंबर 2 अमित शाह को देख रहे हैं, और वो समझ रहे हैं कि ये लोग किस तरह का पॉलिटिकल गेम चल रहे हैं। यानी कहा जाता है ना कि वो जुमला छोड़ दीजिए और फिर जो है बाद में देख लिया जाएगा। अभी जब केंद्रीय गृह मंत्री का भाषण हो रहा था, यानी 17 तारीख को सदन में, उन्होंने क्या कहा कि हम धर्म के आधार पर दिए जाने वाले आरक्षण के विरोध में, और उसके बाद उन्होंने कारण बता दिया कि हम ऐसा क्यों इसके पक्ष में नहीं है, क्योंकि संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। ऐसा लगा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू देखा ही नहीं है, या देखा है तो उसकी अनदेखी कर रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारे गुजरात में हमने मुसलमानों को कैसे जो है वो उनकी जो ओबीसी बिरादरियां, ओबीसी में उनको आरक्षण दिया। मतलब ये कमाल की चीज है। अब इस तरह की जो बातें हैं वो बातें छुप नहीं रही हैं। और फिर एक चीज और देखिए, अब ये भी बात चर्चा में आ गई कि साहब जिस अधिनियम को हम पहले ही पास कर चुके हैं उसमें अब संशोधन की आपको क्या जरूरत है, क्यों आप संशोधन कराना चाहते हैं। और बड़ी चीज ये है कि आप वाकई में, हम मानते हैं कि नहीं आप महिलाओं को लेकर बड़े आप एक तरह से कहा जाए कि उनकी हिस्सेदारी के लिए आप ये मानकर चल रहे हैं कि नहीं उनको देना चाहिए, तो देना चाहिए तो ये 543 वाले में दे दिया जाए, अभी का भी दे दिया जाए। अच्छा चलिए वहां भी दिक्कत है तो अपने पार्टी में दे दीजिए, कम से कम इससे एक नज़ीर तो होगी। देखिए महिला आरक्षण पर जो आप एक तरह से कहें कि चर्चा है वो लंबे समय से चल रही है, ठीक है। उस चर्चा में जाने का क्या मतलब, वो तमाम राजनीतिक दल अगर अपने संगठन में ही 33% आरक्षण लागू कर दे महिलाओं को लेकर,
सारा मामला ही खत्म हो जाएगा। भाई क्यों आप उनके लिए ये कह रहे हैं कि नहीं हमको कानून बनाना पड़ेगा। किसी भी राजनीतिक दल को इस सब कानूनी पचड़े में पड़ने की क्या जरूरत है कि हम संशोधन लेकर आएंगे ये वो। चलिए विपक्ष ने गिरा दिया, बीजेपी हाथ बढ़ाए और सीधे सीधे कहे कि हम जो है पश्चिम बंगाल में 33% टिकट महिलाओं को देंगे। आने वाले जो चुनाव होंगे तमाम सूबों में या फिर 2029 में जो आम चुनाव होगा उसमें हम 33% टिकट महिलाओं को देंगे। असल में तब एक तरह से कहा जाए कि जो विमर्श खड़ा किया गया है उस विमर्श के लिहाज से बीजेपी को कोई फायदा होने वाला है। अन्यथा आप ये देखिए कि इस तरह का जो विमर्श है वो विमर्श सिर्फ जो इन्फ्लुएंस या जो ग्रुप है उन्हीं के बीच रह जाता है, उससे नीचे परकुलेट नहीं करता है। अच्छा, जिस पश्चिम बंगाल के लिए ये पूरा ताना बाना बुना गया है उस पश्चिम बंगाल में ये कितना इफेक्टिव होगा ये देखने वाली बात है। और वैसे भी आप देखिए कि बात महिला की जा रही है और वहाँ तो मुख्यमंत्री ही महिला हैं जिनके खिलाफ पूरी बीजेपी उतरी हुई है, या मैं कहूँ कि जिनके खिलाफ जो है नई बीजेपी उतरी हुई है। नई बीजेपी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो पुरानी बीजेपी थी उसका तो टीएमसी के साथ गठबंधन हुआ करता था, यानी वाजपेयी जी के समय में। वही बताया जाता है ना कि तब भद्रलोक साथ था, तो भद्रलोक साथ था क्योंकि तब टीएमसी जो है वो बीजेपी के साथ हुआ करती थी। तो कुल मिलाकर कहना यह है कि ये जो खेल खेला जा रहा, अब जैसे आप देखिए, मेरा अभी भी मानना है कि यूजीसी क्यों लेकर आया गया था कि दोनों हाथ में लड्डू, और पता चला किसी हाथ में लड्डू नहीं है। वही हाल जो है ये नारी शक्ति बंधन अधिनियम वाला भी मसला है। यहाँ भी सोचे कि पास होगा तो भी ठीक, नहीं पास होगा तो भी ठीक। तो मसला ये है कि अब ये तो भी ठीक वाला जो मामला है वही बीजेपी के लिए सबसे भारी पड़ने जा रहा है।